एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं BPCS 184 स्कूल साइकोलॉजी। इसमें आज हम ब्लॉक थर्ड के यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट। इसको हमें दो पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस वाले यूनिट में भी है बहुत डिटेल में समझाया गया है टॉपिक्स को। तो कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जो हम एक्सप्लेन करेंगे, लाइक उनको समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा डीपली हो जाता है, लाइक अंदर तक हम पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो इसलिए इससे अच्छा है कि वीडियो को लंबा करने से अच्छा है कि हम उसको दो पार्ट्स में कर लेते हैं। उससे आपको भी पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सुनने में भी आपको मज़ा आएगा और फिर हम अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वाले यूनिट में जो टॉपिक है आपके, फर्स्ट आपका इंट्रो है, सेकंड आपका इंटरनलाइजिंग बिहेवियर प्रॉब्लम, थर्ड है डिप्रेशन, फोर्थ एंजाइटी, फिफ्थ सोशल विड्रॉल और सिक्स्थ पॉइंट टॉपिक रहेगा बॉडी इमेज इश्यूज एंड ईटिंग डिसऑर्डर, सेवन्थ सोमेटिक प्रॉब्लम्स एंड एट्थ ओवरलैप ऑफ इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स। ये 8 टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं। तो इसमें हमें एंजाइटी 4 टॉपिक इस वाली वीडियो में कवर कर लेंगे, जिसमें हमारा इंट्रो और ये इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर वाला और डिप्रेशन और एंजाइटी वाला वो हम इस वाली वीडियो में देख लेंगे, और बाकी जो 4 टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो हम पहले इंट्रो से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली इस बुक में हमें, इस वाले यूनिट में हमें क्या समझाया जाएगा, मतलब किस चीज़ के बारे में हमें समझा रहे हैं, क्या हमें चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हमारा इंट्रो में स्टार्टिंग में दिखा रखा है कि जैसे जैसे बच्चे होते हैं, लाइक उनके साथ बहुत सारी, लाइक हमें पता है कि वो छोटे से लेकर, लाइक वो जब अपनी हर एक डिफरेंट एज में आते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें, लाइक उनको समझ नहीं आती है, कुछ अपने इमोशंस को लेके वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि एक्चुअल में बच्चों के उनके कैसे इमोशंस आ रहे हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब परेशान होते हैं तो वो अलग तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, तो हम उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कुछ नहीं, ऐसे ही होगा परेशान, तो हम उसको मतलब ध्यान नहीं देते, उसको निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं उस सिचुएशन को। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों के जब हम उन सिचुएशंस, उनके बिहेवियर को, उनके इमोशंस को जब हम ध्यान नहीं देते, उनको निगलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि बच्चों के वो जो प्रॉब्लम होती है वो और बढ़ती जाती है। जैसे कि उनके बिहेव करने का तरीका अलग हो जाता है, वो नेगेटिव वे में चला जाता है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और बिहेवियर इश्यूज़ भी आते हैं और लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लग जाती है। और जो उनका अपनी पढ़ाई पे लेके जो फोकस होता है उस पे भी वो ध्यान नहीं दे पाते, मतलब इन सब चीज़ों पे उनका असर दिखने लग जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो पेरेंट्स, टीचर या फिर आपके स्कूल के जो प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को हेल्प मिले, उनको प्रैक्टिस कराए कि उनके अगर कोई भी इमोशनल या बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको कैसे उनको फेस करना है, किस तरीके से उनका एनवायरनमेंट होना चाहिए। एक्चुअल में हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए स्कूल में भी और घर पे भी, कि जिससे कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक उसके माइंड में कुछ चल रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ें आ रही है, तो वो हमसे बात कर पाए। अगर हम ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं तो उसमें बच्चे फिर खुल के हमसे बात कर पाएंगे, तो उनके दिमाग में जो चीज़ें चलती रहती है वो कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, वो एक दूसरे से मतलब दिमाग में ही अपने दिमाग में ही वो सारी चीज़ों को लेके एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। लाइक वो होता है कि थॉट्स में कन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं, समझ नहीं आता है कि हम कैसे डिसीजन लें, कैसे अपने जो बातें होती है उसको कैसे एक्सप्रेस करें, तो वो समझ नहीं आता है। तो वो सब चीज़ें बहुत बच्चे को बहुत परेशान करती है।
तो इसलिए हमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि जिससे कि बच्चे हमसे आके बात करें, हमसे कंसर्न करें, फिर हम उन्हें समझाएंगे। जो हमें चीज़ों को लेके एक्सपीरियंस होता है हम उनको वो एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो ये एक हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आपका सोशल बिहेवियर एंड इमोशनल्स जो फंक्शंस होते हैं उनको हमें ना मेज़र नहीं कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का। और अगर हम एक बच्चे के बारे में बात करें तो लाइक उसमें भी हमें ना इन केसेस में हमें ना अच्छे से वो तरीका जो होता है ना हम वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या है ना कि एक एरिया है जैसे कि हम बच्चों के साइकोलॉजी और फिर साइकेट्री के बीच का लाइक जो वो होता है ना कि हम जो प्रॉब्लम हम देखते हैं कि अगर आप एक नेचुरली चीज़ है कि अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है लाइक आपके इमोशनल या बिहेवियर हमें कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमें पता ही या तो फिर वो इंटरनली आपका होगा या फिर एक्सटर्नली आपको मिला होगा। इंटरनली जो आपके अंदर से खुद से जो चीज़ें आती हैं आपके आपका ध्यान नहीं होता है, आप किसी चीज़ को लेके एंजाइटी में हो, डिप्रेशन है या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये सिम्टम्स हमें दिखने लग जाते हैं जब हम इंटरनली हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होती है और एक्सटर्नली में हमारे अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो एक नेचर है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम है उसके इमोशनली या फिर बिहेवियर के बीच में लाइक तो वो हम बोल सकते हैं कि इंटरनली और एक्सटर्नली हो सकते हैं। अगर हम इंटरनली एक बिहेवियर की बात करें एक बच्चे की, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि उसका जो पढ़ाई में जो उसका इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है, सोशली एंड उसका इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है किसी भी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। गेम्स हो गए, बच्चों के साथ बाहर घूमने जाना, वेकेशन पे जाना, स्टडी ग्रुप करना, वो सब में ना उनका इंटरेस्ट हट जाता है। और शादी वगैरह में जाना, पार्टीज़ में जाना, वो सब मतलब चीज़ों से ना वो दूर हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स भी होती है जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, सेपरेशन एंग्जाइटी हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया और ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम इस वाले यूनिट में ना अच्छे से फोकस करेंगे, मतलब इनके ऊपर हम इन प्रॉब्लम्स को ना डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में अगर ये प्रॉब्लम्स होती है तो बच्चे को क्या क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहला हम इंटरनलाइजिंग बिहेवियर प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं कि 1980s में के कंपैरिजन में अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है। अगर हम इस प्रॉब्लम के बारे में सबसे बात करें ना, तो जब ये प्रॉब्लम बच्चे को होती है ना लाइक उसके माइंड में ऐसे कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही है, उसका बिहेव भी कुछ अलग हो गया है, डिफरेंट हो गया है, तो उससे क्या है ना कि वो बच्चा ना खुद के चीज़ों को लेके ना कंट्रोल नहीं कर पाता है। इमोशनली जो स्टेट आपका होता है ना वो स्टेबल नहीं होता है। एंड इसकी वजह से है ना बहुत सारे लाइक दूसरों के साथ बात करना, डिस्कस करना, लाइक वो सब चीज़ें नहीं होती है। तो इसी के अंदर आपका डिप्रेशन भी आता है, एंग्जाइटी आता है, सोशल विड्रॉल आता है, ईटिंग डिसऑर्डर आता है एंड बॉडी इमेज इश्यूज आते हैं, सोशल सॉरी स्कूल एंड एग्ज़ाम फियर भी आता है, सोमेटिक और फिज़िकल कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये आपके सारे हम इस वाले यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे आपके इंटरनलाइजिंग बिहेवियर प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं। ठीक है। तो अब हम सबसे पहला हम देखते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है लाइक आपकी जो नीड होती है अगर वो आपको नहीं मिलती है तो आप डिप्रेशन में चले गए हो। नहीं, डिप्रेशन सिर्फ ये भी नहीं है कि आपका बेकार मूड है या फिर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, डाउन फील कर रहे हो, सैड हो, तो हम इसे डिप्रेशन नहीं बोल सकते हैं। लाइक अगर पेरेंट्स लाइक अगर बच्चे से कंसर्न नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार बच्चे किसी भी तरीके से लाइक
कोई भी सिम्टम्स हमें दिखते हैं लाइक, तो हम उन बच्चे के जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं हम उन पे ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें ना लाइक बच्चों के ना ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि वो इतना अलग बिहेव क्यों कर रहे हैं। एंड अगर ये हो कि आपका जो बच्चे हैं वो जो हमें सिम्टम्स है वो लास्ट वीक से दिख रहे हैं या मंथ से दिख रहे हैं या उससे ज़्यादा से दिख रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उस बच्चे को या तो उनसे बात करें या फिर ऐसे सेक्रेटरी से जाके कंसर्न करें कि एक्चुअल में ना ये कुछ टाइम से है ना, इतने लंबे टाइम से है ना ये ऐसे बिहेव कर रहा है और जबकि ये ऐसा करता नहीं है। तो या तो सोता नहीं है या फिर खा नहीं रहा अच्छे से, तो ये सब चीज़ें हमें जाके उनके बतानी चाहिए एंड उनसे हमें कंसर्न करना चाहिए। इसके अंदर आपकी है ना कुछ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जैसे कि डिप्रेस्ड मूड हो गया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ हो गया, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वेट गेन और लॉस, साइकोमोटर रिट्रेडेशन हो गया, लो ऑफ एनर्जी और फैटिग हो गया, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग हो गया, थिंकिंग और मेकिंग डिसीजंस हो गया, और फीलिंग गिल्ट, वर्थीनेस, रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे लाइक एक हम बोल सकते हैं कि हमारे जो डिप्रेशन के टाइम पे जब हम एक डिप्रेस्ड होते हैं तो ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन अगर ये सब चीज़ें हम फील कर रहे होते हैं ना कुछ भी हफ्ते से या फिर कुछ मंथ से, तो हम बोल सकते हैं कि ये ना डिप्रेशन में जा चुका है, लाइक इसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो हमें इसको सेक्रेटरी को दिखाना चाहिए, वहाँ से कंसर्न करना चाहिए। ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि हमें हेडेक हो रहा है, स्टमक वो हो रहा है, तो ऐसे दो एडिशनल फिज़िकल कॉम्प्लीमेंट अगर हमें होता है तो हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे को एक्चुअल में ये कितने टाइम से हो रहा है। मतलब होता है अगर वो 1 या 2 दिन से हो रहा है तो वो कोई नॉर्मल बात है, कुछ नहीं, वो थोड़े टाइम का लाइक रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो आपका नॉर्मल हो जाता है। जैसे कि हम हेडेक का बहुत सुनते हैं कि हमें हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, तो हेडेक हमारा तब होता है जब या तो हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो हमसे हैंडल नहीं होती, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम खाली पेट रहते हैं या फिर हम बाहर घूमने गए हुए हैं तो वहाँ से हम थक जाते हैं, इस वजह से हमें हेडेक हो जाता है, तो वो अलग अलग तरीके से होता है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बट अगर आपका वो कंटिन्यू आपके लास्ट 2 वीक से वो चीज़ चल रही है तो फिर उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम जाके अपना चेकअप कराएं। ठीक है। अब जैसे कि आपके बुक में ना टेबल 5.2 दे रखी है जिसमें आपको सैडनेस एंड डिप्रेशन के बारे में बताया है। अब जैसे हम इमोशंस कॉग्निशन एंड बिहेवियर की बात करें, कुछ आपके माइंड में पहले कुछ इमोशन, मतलब आप पहले ना अंदर कुछ इमोशंस लेके आते हो, आप सैड है, गुस्सा है, या फिर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप नॉर्मल हो, तो वो सारे इमोशंस आपके जनरेट होते हैं। फिर आपका वो माइंड में वो थॉट चलता है कि इस वजह से यार इस वजह से मुझे ना ऐसा फ़ील हो रहा है, मतलब आपके माइंड में वो सारे थॉट्स है ना चलने लग जाते हैं उस इमोशन से रिलेटेड। एंड फिर जैसे वो थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन करते हो, लाइक आप बिहेव करते हो कि किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके से हमें अच्छा बिहेव करना है, नहीं करना है, हम गुस्से में रहेंगे, हमारी एक्टिविटी हो जाएगी, हमें नींद नहीं आ रही है, खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं, ज़्यादा वॉक कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं या बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर हम अपने मूड मतलब सैडनेस और डिप्रेशन के मतलब जो मूड्स होते हैं, लाइक आपका नॉर्मल होता है, फिर मिल्ड होता है, फिर मॉडरेट होता है, डिप्रेशन लेस होता है, डिप्रेशन मोर होता है, ये 5 कैटेगरी में आपका डिवाइड होता है कि आप किस तरीके से रहते हो। ठीक है। उसके बाद अब आपका आता है 5.3 टेबल, जिसमें हमें बताया गया है कि जो बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट एज होती है तो उसमें बच्चों का डिप्रेशन का कैसा क्या रहता है। अगर हम 2 साल से 5 साल के बच्चे के बारे में बात करें तो प्री स्कूलर का टाइम होता है, तो उसमें तो सबसे पहले तो ये होता है कि बच्चे मतलब उस टाइम पे बोल नहीं पाते हैं, अपने वर्ड्स को यूज़ नहीं कर पाते, किस तरीके से हम बोले, कैसे एक्सप्रेस करें वो नहीं कर पाते, तो वो रो के या फिर चिल्ला के लाइक वो वैसे बिहेव करते हैं। तो
तो उसमें हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उस टाइम पे बच्चों के जो मेंटल हेल्थ इलनेस है उस पे हम फोकस करें, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के उस टाइम पे बच्चों के मेंटल हेल्थ पे ना बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो उस चीज़ का हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसके बाद अगर हम 6 से 12 साल के बच्चों की बात करें जो मिडल चाइल्डहुड में होते हैं, उनका भी यही है कि उस टाइम पे ना वो बच्चे बात करने के उसमें कैपेबल हो जाते हैं कि वो हमसे बात कर पाते हैं, हमें बता पाते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। तो उस टाइम पे मेन तो ये हो जाता है कि वो कैपेबल हो जाते हैं बोलने में। तो पर उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो वही सिमिलर हो जाते हैं जो हमने 2 से 11 साल के बच्चे में, 5 साल के बच्चे में देखा था कि उनके भी जो सिम्टम्स होते हैं ना वही 6 से 12 साल के बच्चों के अंदर हो सकते हैं। तो इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है अडोलेसेंस वाला, जिसमें 13 से 18 साल के बच्चे आते हैं। इसमें ये वाला जो टाइम होता है इसमें ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, खुद के बारे में अपने करियर चूज़ करना चाहते हैं, रिलेशनशिप चूज़ करना चाहते हैं। तो हमें ना इस वाले टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। ये हमारा एक वार्निंग साइन मतलब इसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे कि फ्यूचर से रिलेटेड हो गया या फिर फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स और जो हमारे करीबी होते हैं वो इस वार्निंग जो साइन दिया जाता है डिप्रेशन का, उसको ना इग्नोर कर देते हैं। एंड उसकी वजह से क्या होता है ना कि जो बच्चे होते हैं ना वो गलत रास्ते में चले जाते हैं, जैसे कि कुछ स्मोकिंग और ड्रग्स वगैरह लेने में, या फिर घूमने फिरने में, या फिर ऐसे लोगों से मिलने लग जाते हैं जिनसे उनका जो होता है ना कि उनसे उनका रिलेशन लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और पेरेंट्स के साथ उनका स्ट्रॉन्ग बिल्कुल टूट जाता है। तो वो चीज़ों के ऊपर ना हमें बहुत ध्यान देना होता है। कई बार सुसाइड करने के थॉट्स भी उनके माइंड में आने लग जाते हैं, क्योंकि करियर से रिलेटेड इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि बच्चे सुसाइड तक करने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें जो वार्निंग साइन होता है ना उस टाइम का, उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वाला टाइम पे ना बच्चे खुद से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं। तो उससे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स साथ में आती है, उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है, दोस्तों से लेके परिवार क्या सोच रहे हैं, हमारे करियर के बारे में कैसे सोच रहे हैं, जो हम करियर बनाना चाहते हैं उसमें हमारे घर वालों का साथ होगा नहीं होगा, मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें चलती होती हैं। तो उन सब पे ना हमें बहुत ध्यान देना होता है। वो एक हमें ना वार्निंग साइन भी देते हैं उस टाइम पे, पर हम कई बार कुछ पेरेंट्स उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं। तो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं जिससे कि बच्चे को हेल्प मिले। ठीक है, तो इससे ना हमें आइडिया मिल सकता है कि ये जो हमने चीज़ें की है उससे हमें ना बच्चों के साथ बातें कर सकते हैं, वेकेशन पे ले जा सकते हैं। क्योंकि जो डिप्रेशन है ना वो ऐसा नहीं है कि वो आपको बता के लग आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जब बहुत ज़्यादा लाइक चलता जा रहा है कंटिन्यू काफ़ी दिन से, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे जाएगा बच्चे को, और साथ में पेरेंट्स को भी होता ही है। तो इसके अंदर है ना, डिप्रेशन के अंदर आपके 4 पॉइंट्स आते हैं जो हमारे पूरे डिप्रेशन को कवर करते हैं। पहला तो ये है कि स्कूल एंड एकेडमी रिलेटेड इश्यूज़, जैसे कि हमने जाना कि स्कूल के टाइम पे भी बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनको समझ नहीं आता है, फिर भी पेरेंट्स उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, और कई बार उन्हें पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है जितना गेम्स में होता है। तो ऐसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जिसका उसका इंटरेस्ट है उसमें उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी चीज़ें 50-30 भी चलेगा, 30 या 50% भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रबल विथ पीयर्स, कि आपके किस तरीके से आप उनके दोस्त हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने दोस्त बनाए हुए हैं, तो हमें उन एक्टिविटीज़ पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
कई बच्चे खुद को नुकसान ना दे दे, सुसाइड ना कर ले, ऐसे थॉट्स उनके माइंड में नहीं आने चाहिए। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और कुछ अदर्स भी डिसऑर्डर्स होते हैं जो डिप्रेशन के अंदर ही उसके फीचर्स होते हैं, तो उनको भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी हमारा एक फियर जैसा है कि हमें मतलब कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई चीज़ होती है जिससे हमें ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिसको हम लड़ने के लिए या फिर उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं हो पाते हैं, उससे हम लड़ नहीं पाते हैं, तभी हमें एंग्जाइटी होती है और उस टाइम पे हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के 3 बेसिक सिम्टम्स हैं, ये बेसिक बताए गए हैं, ठीक है। जिसमें पहला फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बिहेवियर सिम्टम्स एंड सब्जेक्टिव फीलिंग्स, ये आपके बेसिक सिम्टम्स हैं। अब बात आती है कॉमन सिम्टम्स की जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर की हैं, ठीक है। ये आपके कॉमन है, मतलब जो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि काफ़ी लोगों के अंदर ये सेम पाए जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स, पैनिक अटैक, फिजियोलॉजिकल एक्रोस, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स एंड अनरियलिस्ट, ठीक है। ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो ज़्यादातर लोगों के बीच में सेम मिलते हैं, ठीक है। अब आता है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है जर्नलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फिर आता है स्पेसिफिक फोबिया, फिर सोशल फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर और एगोराफोबिया। ये आपके कुछ हम बोल सकते हैं कि हमने एंग्जाइटी डिसऑर्डर तो आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। अगर मेरे जो वर्ड्स बोलने में ना, मैं पहले सॉरी बोल देती हूँ, कुछ वर्ड्स में ना मैं प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं डिसऑर्डर विद एंग्जाइटी एज अ फीचर। अगर हमें जैसे पता है कि कॉमन सिम्टम्स ये नहीं है कि हम किस पे लाइक बच्चों का जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम देते हैं वो फोबिया, सेपरेशन एंग्जाइटी एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आपकी जो एंग्जाइटी है उसके जो डिसऑर्डर के जो फीचर्स हैं वो 3 होते हैं। तो पहला फोबिया, सेकेंड सेपरेशन एंग्जाइटी और थर्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं फोबिया। फोबिया का जैसे हमें पता है कि हमें डर होता है एक ऐसे ऑब्जेक्ट से या फिर ऐसे सिचुएशन से जो हमारे प्रेजेंट में हमारे साथ कुछ घटना में हुई होती है, बट वो एक्चुअल में हमारा कोई डेंजर चीज़ नहीं होती है एक पर्सन के लिए, बट फिर भी हमें उससे डर लगता है। और फोबिया ही हमारा फियर के साथ जैसे सिमिलर होता है, लाइक फोबिया और फियर हम दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं कि उन दोनों के अंदर है ना एक ही चीज़ इन्वॉल्व होती है, वो होता है हमारा डर, ठीक है। किसी स्पेसिफिक चीज़ से हमें डर लगता है, बट लेकिन ये है ना कि डिफरेंस इसमें फैक्ट ये है कि फोबिया सबसे ज़्यादा इंटेंसी है और मेलाडप्टिव है, और कंपैरिजन अगर हम करें फियर से। इसके 3 कैटेगरी आती हैं फोबिया की, सोशल, स्पेसिफिक और एगोराफोबिया। इन 3 टॉपिक्स को, ये जो 3 फोबिया है इसको आज हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम अगले यूनिट में बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक फोबिया है, स्पेसिफिक फोबिया ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक मतलब एक ऐसी चीज़ या ऐसा सिचुएशन जो एक स्पेसिफिक है, एक मतलब पर्टिकुलर है हमारे लिए कि इस चीज़ से हमें डर लगता ही लगता है। उसको हम पिक्चर अगर हम उसकी देखें तो हम उसको भी अवॉइड करते हैं, इमेजिन तक हम उसको नहीं करते हैं। उससे हमें ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे एनिमल्स में हो गया डॉग, कैट, कुछ भी आप मान लो, छिपकली या फिर कुछ भी, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, मेडिकल प्रोसीजर हो गया, आप इनमें से हमें कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें बहुत ज़्यादा फोबिया है, मतलब बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। अब आता है दूसरा जो एगोराफोबिया। एगोराफोबिया वो होता है जो आप क्राउड प्लेस से आप घबराते हो, जैसे शॉपिंग मॉल हो गया और थिएटर हो गया, इनसे हमें ना बहुत ज़्यादा फोबिया है, क्योंकि
अगर हम इसका ट्रेडिशनल ग्रीक वर्ड को अगर हम देखें तो इसमें एगोरा का मतलब ही ये था कि पब्लिक प्लेस ऑफ असेंबली। मतलब ये कि एगोराफोबिया मीन्स फियर ऑफ पब्लिक प्लेस और असेंबली। आपको पब्लिक प्लेस से और असेंबली से डर लगता है, भीड़ भड़ाके एरिया से आपको डर लगता है, ठीक है। फिर आता है सोशल फोबिया। अब सोशल फोबिया को हमें ना सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सोशल फोबिया मतलब ये कि आप सोशली लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, उनसे बात करते आप है ना बहुत घबराते हो, इम्प्रेस मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो डर है कि आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हो, इसलिए आप अकेला रहना पसंद करते हो। बहुत ह्यूमिलेटिंग लगता है, ऐसा कई बार होता है ना कि हम खुद को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अच्छे से, बट और हमें ना लोगों के सामने ना बोलने की जो हमारी एबिलिटी होती है वो हमारे कम हो जाती है, क्योंकि हम लोगों के सामने नहीं बोल पाते हैं, वो एबिलिटी हमारे अंदर नहीं हो पाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि स्कूल में जैसे हम स्पीच देते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनको डर लगता है स्टेज पे जाके स्पीच देना, और वो अकेले में ना बहुत बोल सकते हैं। जो एक्चुअल में मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते थे ना क्लासेस में, जैसे हमारे में भी होता था कि जो अगर किसी सर ने हमसे क्वेश्चन पूछा, मैथ्स का ही एक इक्वेशन पूछ लिया और उसको सॉल्व करने को बोल दिया, जिसको ये सोशल फोबिया होता है ना, वो जाके वहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखेगा, बट उसको वो नॉलेज थी बस बंदे को कि हाँ मुझे इसका आंसर आता है, बट मैं वहाँ जाके नहीं लिख सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोशल फोबिया वो इसलिए जाके बाहर जाके लोगों से बात नहीं करता या उनके क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं देता क्योंकि बस उसको फोबिया है, ना कि ये कि उसको नॉलेज नहीं है। नॉलेज उनको होती है, बट वो फोबिया होता है ना कि इस वजह से वो जाके बाहर जाके वो हमें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि उनको नॉलेज नहीं है। तो ये चीज़ भी हमने बहुत देखी है, एक्चुअली हमारी क्लास में भी ऐसा था, तो मुझे इसलिए याद आया, और इसका एग्जांपल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सोशल फोबिया एक्चुअल में होता क्या है, कैसा होता है। तो वो एक बस डर होता है कि वो लोगों के सामने ना जाके बोल नहीं सकते, उनके अंदर वो फोबिया होता है, क्योंकि सबका अलग अलग नेचर होता है, पर्सनालिटी होती है, कुछ डर होते हैं, तो वो उनके अंदर ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम आगे इसके आगे के जो टॉपिक बचते हैं ना, हम वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और इसके नोट्स है ना, मैं साथ में जब हम अगला वीडियो कंप्लीट करेंगे ना, तो उसके साथ में दोनों पार्ट्स के पीडीएफ अपलोड कर दूँगी नोट्स के, ठीक है। और आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड फिर भी अगर कोई डाउट होता है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दूँगी, ठीक है। बाय बाय।